जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज की जो बायोलॉजी की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं मादा जनन तंत्र, स्त्री के जननांगों के बारे में, और किस अंग का क्या कार्य होता है, उसकी क्या भूमिका होती है। लेकिन उससे पहले नारी के लिए दो शर्त है। जो महिला है, जो स्त्री होती है, वो क्या करती है कि इस संसार को संपूर्ण बनाती है। इस कारण से भारत देश में उन्हें देवी कहा जाता है। जितनी भी अवतार, जितनी भी नारियों ने लिया, वो देवी स्वरूप ही रही है। कोई स्त्री माता होगी, वही बहन होगी, बुआ होगी, हर तरह का रिश्ता एक स्त्री निभाती है। तो हम जानकारी के उद्देश्य से इस चीज को समझेंगे और समझेंगे कि कौन से जननांग क्या होते हैं। जननांग का बेसिकली जो तात्पर्य होता है बच्चे, वो ये होता है कि उससे क्या होता है, संतानों उत्पत्ति होती है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जब एक स्त्री, जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कि ये संरचना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा तो एक तो हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे, उसके साथ साथ हम समझ लेंगे चित्र के माध्यम से, जो कि रेखांकित है, जो कि आपको इसमें जो जितना आपको इसमें चित्र में आपको जो दिखाई देगा, इसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। अब पूरा चर्चा करते हुए हम ये बताएंगे कि कौन से अंग का क्या कार्य होता है। बखूबी से समझने वाले हैं बच्चे। आप तैयार हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका जो पहला पेपर होगा वो आपको जो है बायो का ही है। और इसके साथ साथ बच्चे की आपका जो 24 तारीख का हिंदी का पेपर होने वाला था ना, वो टल गया है और उस पेपर को 9 मार्च को कराया जाएगा। क्योंकि सिर्फ ये जो पेपर टला है वो प्रयागराज में ही टला है, इस ध्यान रखना। बाकी और हर जगह तो होगा पेपर, 24 को ही होना है, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ के पर्व महाशिवरात्रि को देखते हुए, उसके भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक असुविधा को देखते हुए जो है सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि ठीक है, इस परीक्षा को जो हिंदी जो 24 तारीख को होना था, उसको जो है 9 मार्च को कराएंगे। हालांकि पहला पेपर है और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे स्त्री जननांग तंत्र। और अगर ये आपको आ गया तो आप अधिकतर आप जैसे कि मादा जनन तंत्र का जो है नामांकित या सचित्र वर्णन कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो अब बच्चे यहाँ जो आपको चित्र में देखिएगा ना, यहाँ मैं एक एक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ और बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसको समझिएगा। तो देखो, जब एक स्त्री माँ के गर्भ में आती है तो उस दिन से ये होता है कि चलो भैया, आपका भाग्य खुल गया कि आपके यहाँ देवी का अवतार होने वाला है। और एक माँ, एक लड़की के गर्भ में एक लड़की आई, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस दिन माँ के गर्भ में लड़की आती है और जन्म लेती है, और जन्म लेने के बाद वह जैसे ही बड़ा बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचती है, तो लड़कियां मैक्सिमम जो है कि 12 से 13 वर्ष में किशोरावस्था में पहुंच जाती है। मतलब किशोरावस्था में ही उनकी शारीरिक बदलाव को देखा जा सकता है। जैसे कि अब उनकी आवाज में आपको मिठास होगा, मिठास का मतलब उनका आवाज हल्का होगा, क्योंकि उनका जो लैरिक्स होता है ना, वो क्या होता है, पतला होता है, नैरो होता है। इस वजह से उनकी आवाज क्या होगी, हल्की होगी। तो जिस तरह से ना पुरुषों में क्या है कि GnRH हार्मोन्स एक्टिवेट होता है किशोरावस्था में, ठीक उसी तरह से स्त्रियों में भी GnRH जो हार्मोन्स होता है वो एक्टिवेट होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो उसमें भी जो GnRH है, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स कहते हैं, जिसे किशोरावस्था के हार्मोन्स कहते हैं। और जैसे ही स्त्रियां जो है किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं, तो किशोरावस्था में जो है कि उनके शरीर में कई शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि मैंने आवाज के बारे में तो बता ही दिया, इसके साथ साथ उनके बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है कि उनके जो कह सकते हैं जो पैल्विक रीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, जो इसका पैल्विक रीजन होता है, जो कमर वाला भाग होता है, वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है कि स्तन ग्रंथियों का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है किशोरावस्था में कि उनके गर्भाशय की जो
एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो गर्भाशय में जो है उनकी आंतरिक परिवर्तन होता है और उस समय मासिक चक्र शुरू हो जाता है, जिसको हम पीरियड या फिर कह सकते हैं कि रजोधर्म के नाम से जानते हैं। और रजोधर्म के पश्चात जो होता है अंडोत्सर्ग, मतलब उनके जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय में क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण एक स्त्री के किशोरावस्था में देखे जा सकते हैं, परंतु किशोरावस्था में पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि अब वो इस योग्य हो गई है कि उसका विवाह कराया जाए, लेकिन कराया जाए। पहले लड़कियों को पहले जम को पढ़ाओ, जम के पढ़ाने के बाद अगर आपने बढ़िया से पढ़ा लिखा कर उसे कुछ बना दिया, इस काबिल बना दिया, तो फिर आपको आने वाले भविष्य में उसे लेकर कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी। अब यहाँ देखो ना कि सीधी सी बात है कि बच्चे कि माँ बाप अधिकतर जो कह सकते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, उनके पास शादी करने के लिए तो पैसा आ जाता है, बच्चों को शादी करने के लिए पैसा तो आ जाता है, परंतु पढ़ाने को लेकर उनके पीछे पैसा खर्चा नहीं करते हैं। अब इसके पीछे माँ बाप का क्या उद्देश्य है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमें लगता है कि पूरा जो पैसा है वो अधिकतर अपने बच्चों के पीछे लगाना चाहिए उनके भविष्य को संवारने में। ठीक है, केवल उनका शादी कर देना ही उनका भविष्य सुधर नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होंगे और जाके अंधेरे में चले जाएंगे। हालांकि हम अपने टॉपिक से चर्चा करते हैं, तो अब ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आइए हम अपने चित्र की तरफ समझते हैं और अपने चित्र की तरफ से इधर से हम लोग समझते हैं कि इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में हम तमाम चीज को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? देखो यार, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, और दूसरी बात ये है कि बस चीज़ों को बड़े आसानी से समझना है। समझ रहे हो ना बच्चे? चलो शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जो समझ में ना आए तो पूछिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि बेटा आपको मैं शुरू करता हूँ, ऊपर से ही शुरू करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से। अब जो ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर वाला जो संरचना आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है बेटा आपको क्या, गर्भाशय। और हर स्त्री में गर्भाशय एक खोखला अंग है। गर्भाशय का जो इस साइड में भाग दिख रहा है उसे हम फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं, या इसी गर्भाशय को हम बच्चादानी के नाम से जानते हैं। गर्भाशय ठीक उल्टा रखा हुआ नाशपाती के जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? उल्टी रखी हुई नाशपाती की तरह होता है, एक तरह का खोखला अंग है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का विकास होता है। और इसी में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो आते हैं, जो मासिक चक्र के दौरान जो फ्लो आते हैं, ये इसी गर्भाशय के आंतरिक स्तरों में परिवर्तन के कारण आते हैं। तो गर्भाशय जो है कि उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसा होता है, और इसमें ही भ्रूण का विकास होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं गर्भाशय गुहा की बात कर लेते हैं, जो कि आपको इस साइड में दिख रहा है। गर्भाशय गुहा जो आपको दिख रहा है, गर्भाशय गुहा में, ठीक है, गर्भाशय गुहा का मतलब होता है, गुहा का मतलब हम चर्चा करते हैं ना, जैसे मान लो कि ये चारों तरफ से जैसे गर्भाशय है, तो इस गर्भाशय के अंदर जो आपको खाली जगह दिख रहा है, ये ना, ये जो कह सकते हैं जो ये खाली जगह, इसमें जो खाली जगह दिख रहा है उसी को गर्भाशय गुहा कहते हैं। और गर्भाशय गुहा में ही भ्रूण का विकास होता है। इतनी बात समझ में आ रही है ना कि गर्भाशय गुहा में क्या होता है कि भ्रूण का विकास होता है। उसी के अंदर ट्रोफोब्लास्ट जैसी कोशिकाएं होती हैं, स्टेम कोशिकाएं होती हैं, जो इम्बैंड कर लेती हैं, किसको? भ्रूण को इम्बैंड करती है। फिर उसी में चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, उसी में बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट होता है गर्भाशय गुहा में। अब गर्भाशय की बात कर रहे हैं, तो गर्भाशय की चर्चा करते हुए हम थोड़ा अंदर से चर्चा कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, गर्भाशय की चर्चा कर रहे हैं। तो गर्भाशय में कह सकते हैं कि 3 तरह की लेयर होती है। अब 3 तरह की जो लेयर होती है, यहाँ आपको नीचे साइड में दिख रहा है, जो 3 तरह की लेयर है वो आपको यहाँ नीचे साइड में दिख रहा है। जो नीचे साइड में लेयर दिख रहा है, पहला आपका है गर्भाशय अंतःस्तर, जिसे हम बोलते हैं क्या? जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंड्रोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम से ही जो भ्रूण होता है वो जुड़ता है, और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम में ही जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड्स आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसका
जो कह सकते हैं कि उत्पत्ति, उसका जो निर्माण होगा वो वहीं से होता है, क्योंकि वही जब लेयर टूटता है तो टूटने के बाद क्या होता है, उससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं। अब दूसरा आपको दिख रहा है कि जो इसका मध्य परत होता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं कि गर्भाशय पेशी स्तर कहते हैं। तो जो गर्भाशय पेशी स्तर होता है ये थोड़ा ग्रंथिल होता है ना। तो जिस समय प्रसव होती है, जिस समय डिलीवरी होता है, तो इसी में क्या होता है कि संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन होगा, जिसके कारण प्रसव से पहले जो है महिला के जो है कि उदर में, ठीक है, क्या होता है, पीड़ा उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है, जो इस बात का संकेत है कि जो बालक है या जो बालिका है वो क्या है, जन्म लेने वाला है, ये संकेत है। और यह जो होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होता है। इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की वजह से होता है प्रसव के समय जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है। अब एक माँ काफी गर्भ धारण करती है, काफी पीड़ा से जो है कि गर्भ को क्या करती है कि बच्चे को जो है वो बाहर एक्सपेल आउट करती है। माँ तो माँ है, उसकी कोई तुलना ही नहीं। उसके बाद परिगर्भाशय दिख रहा है, जो परिगर्भाशय दिख रहा है बच्चे, जो परिगर्भाशय दिख रहा है उसमें आपको जो है कि जो परिगर्भाशय दिख रहा है उसको, वो जो गर्भाशय का जो सबसे बाहरी लेयर होता है ना, उसी को, जैसे कि यहाँ दिख पा रहा है ना, जो गर्भाशय का जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम कहते हैं। तो पहला क्या है, एंडोमेट्रियम, जो सबसे आंतरिक स्तर होता है गर्भाशय का। फिर उसके बाद मायोमेट्रियम, जो ग्रंथिल होता है, जो क्या करता है, प्रसव के समय संकुचन पैदा करता है, पीड़ा उत्पन्न करता है। और उसके बाहर का जो स्तर होता है उसे हम परिगर्भाशय के नाम से जानते हैं। तो गर्भाशय में आपको ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, जो है कि फंडस कहते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो खाली जगह दिख रहा है उसको हम बोलते हैं गर्भाशय गुहा कहते हैं। उसके अलावा जो है कि इसमें 3 तरह की लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, 3 तरह की लेयर्स होती हैं। और एंडोमेट्रियम में क्या होता है कि उसमें ही भ्रूण जो है इम्बैंड होगा, जुड़ेगा, जबकि मायोमेट्रियम में क्या होता है, संकुचन पैदा होता है जो पीड़ा उत्पन्न करता है प्रसव के समय। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो परिगर्भाशय, गर्भाशय का सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं, और आगे चर्चा करते हैं, इस तरफ हो गए बच्चे। अब हम चलते हैं उस तरफ। तो उस तरफ हम देख पा रहे हैं कि सबसे जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, जो पूरा का पूरा ये जो संरचना आपको ऐसे करके दिख रहा है ना, जो ऐसे करके इस तरह की संरचना बना हुआ है उसे हम अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। तो अंडवाहिनी नलिका में जो सबसे पहला भाग होता है वो संकीर्ण पथ है। क्या है? संकीर्ण पथ है। क्या है? संकीर्ण पथ जो आपको दिख पा रहा है, इसमें क्या होता है कि जो अंडाणु अंडो उत्सर्ग के दौरान जब अंडाशय से बाहर निकलता है तो वो आकर वहीं पर रुक जाता है। जब वहीं पर आके रुक जाता है तो वहीं पर क्या होता है कि शुक्राणु का आकर निषेचन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अंडाणु शुक्राणु का जो मिलन होता है वो संकीर्ण पथ में होता है, जिसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस में इसका आपस में क्या होता है, मिलन होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे वाला जो रीजन दिख रहा है उसे हम एम्पुला कहते हैं, या इसे हम तुम्बिका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको दिख पा रहा है कि जो इस तरह से उंगली तरह संरचना ऐसे बनी हुई ना, जो ऐसी संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, उस संरचना को हम कीप या कीपक कहते हैं, या इसे हम इनफंडिबुलम के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है उंगली, जो ये वाली जो संरचना आपको दिख पा रही, जो ये संरचना आपको दिख पा रही है, ये संरचना क्या है बेटा? ये संरचना है आपका, इसको बोलते हैं झालर या फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झालर या फिम्बरी बोलते हैं। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर जो रेड कलर एक तरह संरचना दिख रहा है, एक तरफ इस तरह संरचना, एक उधर एक इधर, दोनों तरफ आपको संरचना दिख रहा है। और उस संरचना में आपको दिख रहा है अंडाशय। क्या दिख रहा है? अंडाशय। और अंडाशय में ही क्या होता है कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। कब? किशोरावस्था में, मासिक चक्र के 11वें से 17वें दिन के बीच में। जैसे मासिक चक्र है तो मासिक चक्र 1 2 3 4 5 6 दिन मतलब ये चलता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, परंतु इसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है। और अंडोत्सर्ग कब होता है? 11वें से 17वें दिन के बीच में अंडोत्सर्ग होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम समझते हैं बेटा कि यहाँ पर जो बीचों बीच आपको खाली जगह दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा। जहां से गर्भाशय, जहां से यूट्रस होता है, जहां से बच्चादानी होता है, वहां पर क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, जहां से वो जुड़ा होता है। गर्भाशय ग्रीवा का जहां पे ये वाला भाग होता है वो क्या होता है?
कि उसे गर्भाशय ग्रीवा, मतलब ग्रीवा का मतलब गर्दन, जो गर्भाशय है, गर्भाशय का जो गर्भाशय है, गर्भाशय का ये वाला जो भाग दिखेगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, वो गर्भाशय ग्रीवा होता है। अब गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा ही भ्रूण जो है वो अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जो ग्रीवा नाल होता है ना, तो ग्रीवा नाल जो उसके बीच में दिख रहा है, तो ग्रीवा नाल के द्वारा क्या होता है कि स्पर्म जो पुरुष ने एजुकुलेट किया है वेजाइना के अंदर, वो क्या करता है, उसी माध्यम से संकीर्ण पद तक पहुंचता है, जहां पर शुक्राणु और अंडाणु का क्या होता है, निषेचन होता है। फिर उसके बाद तीसरा आपको दिख रहा है योनि। योनि की चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से पुरुष में क्या होता है, शिश्न होता है, उसी तरह से स्त्रियों में क्या होता है, योनि होता है, जिसको हम वेजाइना कहते हैं। और वेजाइना के कह सकते हैं कि उसका एक तो यूरिन पास करती है वेजाइना, और क्या करती है, मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, जो मासिक चक्र के दौरान जो ब्लड्स बाहर आते हैं, उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इसके साथ साथ प्रसव के समय क्या होता है कि यहीं से बच्चा जो होता है, जो चाइल्ड होता है, वो एक्सपेल आउट करता है। इसमें जननेंद्रियां होती हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। फिर आप देखो ना कि अब यहाँ मैं थोड़ा सा वेजाइना की चर्चा कर लेता हूँ। तो जो ऊपर आपको दिख रहा है, जो वेजाइना के सबसे ऊपर वाला, जहाँ पर कह सकते हैं हेयर्स होते हैं, जिसे हम मांस फ्यूबिस के नाम से जानते हैं, या उसे हम जघन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जघन सेल, जो वेजाइना के सबसे ऊपर वाला भाग होता है। उसके बाद जो है कि इसके साइड में यहाँ जो दिख रहा है, जो इस साइड में दिख रहा है ऐसे बना हुआ है, उसे हम लीविया मजोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीविया मजोरा, जिससे भगोष्ठ शब्द एक होता है जो वेजाइना में आता है, जो कि कह सकते हैं थोड़ा सा ग्रंथिल तो नहीं होती है। वेजाइना का जो सबसे पहला जो होस्ट नुमा संरचना होते हैं, उसे हम लीविया मजोरा कहते हैं, जिस पर कुछ श्वेत ग्रंथियां देखने को मिलती हैं, जो लगातार क्या करती हैं, कोई न कोई पदार्थ का स्राव करती रहती है। उसके अलावा है लीबिया माइनोरा है, जहां पर हम कह सकते हैं जो भगोष्ठ है, जो कह सकते हैं जो लघु भगोष्ठ है, उसमें कुछ जो है कि पहले दीर्घ भगोष्ठ हो गया, जिसे लीबिया मजोरा कहते हैं। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है लीबिया माइनोरा, जो कि कह सकते हैं कि एक तरह का जो है कि इसमें हालांकि श्वेत ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा सा पहली ग्रंथियां इसमें पाई जाती हैं, जो कुछ न कुछ पदार्थों का स्राव करती, ताकि वेजाइना में जो कह सकते हैं जो नम है, जो उसका जो है कि कह सकते हैं उस नम कह सकते हैं कि उसमें हमेशा गीलापन जो है कि बना रहता है, और वो क्या करता है, एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे आप देखने पाएंगे ना, तो वेजाइना में एक खास तरह का बैक्टीरिया होता है, जिसे हम लैक्टोबैसिलाई कहते हैं, जो क्या करता है कि वेजाइना को अम्लीय बनाए रखता है, ताकि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, किसी प्रकार का इन्फेक्टिव जो सूक्ष्मजीव है, वो प्रवेश ना करने पाए। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको मेल पार्ट आपको दिख रहा है, जो इस साइड दिख रहा है, उसे हम बोलते हैं वेजाइना, जहां से पुरुष का क्या होता है कि लिंग उसके अंदर प्रवेश करता है, और वहीं पर क्या होता है, स्पर्म का एजुकुलेशन होता है। फिर यूथ्रल दिख रहा है, जहां से यूरिन बाहर आ जाता है। फिर ऊपर साइड में आपको दिख रहा है क्लाइटोरिस दिख रहा है, जो एक मटर के दाने के समान होता है, और यह बहुत ही उत्तेजक अंग माना जाता है। ठीक है। फिर इसके नीचे जो है आपको, जहाँ पर वेजाइना है, वेजाइना के अंदर, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, यहाँ जो संरचना दिख रहा है उसको हम हाइमन कहते हैं, या भगसेप के नाम से जानते हैं। या जो कुंवारी कन्याएं होती, जिन लोगों ने मतलब संभोग में भाग नहीं लिया है, उनके ये जो हाइमन होते हैं, वो क्या होते हैं, सेफ रहते हैं। परंतु आज की जनरेशन में क्या है कि लड़कियां साइकिल भी चला रही हैं, उछल रही, कूद रही है, उठ रही है, बैठ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइमन जो है कुमारावस्था में ही टूट जाता है। लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वो जो लड़की है वो संभोग में भाग ली हो। ठीक है। तो ये कुमारता की पहचान नहीं है। ठीक है। एक पतली सी झिल्ली होती है, जो बड़ी आसानी से टूट जाती है ना। संभवतः जब लड़की पहली बार संभोग में भाग लेती है, तो उसका जो हाइमन होता है वो फर्स्ट टाइम टूटता है। लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाणिक इसका नहीं है कि लड़की जो है पहले ली, क्योंकि हो सकता है साइकिल पे बैठते वक्त टूट जाए, या घुड़सवारी कर रही है, या उछल रही है ना, तो इसके वजह से भी ये हाइमन टूट जाता है। ये कुमारता की पहचान नहीं है। इसके जस्ट नीचे एनस है, तो एनस जस्ट वेजाइना के नीचे होता है, जहां से कह सकते हैं कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो फीकल मटेरियल होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। बस आज की दिन में बहुत है, मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज हमारा जो क्लास था वो डेडिकेटेड था किसके ऊपर, मादा जनन तंत्र के ऊपर। तो तैयारी करते रहिएगा, लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जरूरी है पहले आपका एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।